चलिए आज की बड़ी खबर, दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खोले जाएंगे और कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद स्कूल खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। इस दौरान खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे, बच्चों से बात की, टीचर्स से बात की। इसके अलावा वो क्लासरूम में पहुंचते हैं, क्लासरूम में बच्चों की बैठने की क्या व्यवस्था है, खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि क्या उनके दिल में कोई डर तो नहीं है, और सारी व्यवस्था का जायजा उन्होंने खुद लिया। बाद स्कूल दोबारा से खुले हैं। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, हम सब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि स्कूल खुलें और बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में चालू हो। मैं अभी सुबह स्कूलों में आया तो बच्चों से भी ऐसी कैजुअली बात कर रहा था। उन्होंने भी माना कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प तो है, लेकिन अभी बहुत काम चलाऊ विकल्प है। प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। टीचर से जो 1 to 1 बातचीत जितना फ्रैंकली और जितना डीपली क्लास में खड़े होकर हो सकती है, पढ़ाई जितना अच्छी क्लास में खड़े होकर हो सकती है, उतने कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। तो आज से मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल वापस खुल रहे हैं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब दोबारा ऐसी स्थिति ना आए कि बंद करने पड़े। अब हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया बच्चों का हमारे, और बहुत पढ़ाई का नुकसान हो गया। इसका ओवरऑल नुकसान ये भी है कि पूरी की पूरी पीढ़ी उसकी एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा। पर बच्चों से मिलकर मुझे अच्छा लगा, सबके सब बहुत एक्साइटेड हैं, टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इसको कवर अप कर लेंगे, जो भी लॉस हुआ है वो कवर अप कर लेंगे। इस बार हमने जब स्कूल खोले हैं तो ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो तो सब लागू रहेंगे ही रहेंगे कि मास्क पहन के आना है, स्कूल में आके सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बना के रखनी है। लेकिन फिर भी हमने ब्लैंकेट रूल ये नहीं बनाया है कि केवल 50% बच्चों को बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है, लेकिन हर एक स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है तो 60% 70% बच्चों को भी एक साथ बुला सकते हैं, अगर उनके पास में अच्छे संख्या में क्लासरूम्स हैं। तो जितना उनकी कैपेसिटी है उसके बेस पर वो बच्चों को। तो दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों में भी काफी उत्साह दिख रहा है और खुद उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री स्कूल पर पहुंचे, सारी व्यवस्था का खुद निरीक्षण किया। और ऐसे में क्या तैयारी है, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कितनी तैयारियां स्कूल ने रख रखी है, हमारे सहयोगी नमित त्यागी दिल्ली के ITO से स्कूल के बाहर खड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमित, देखिए काफी इंतजार के बाद बच्चों को स्कूल आना है, और जब राज्य के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री खुद स्कूल पहुंचते हैं, हालात का पूरी तरीके से जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो बच्चों में और उनके अभिभावकों में एक विश्वास जगता है। आप कहां पे हैं, वहां पे क्या तस्वीरें दिख पा रही है, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल अंजनी, और वो विश्वास जगाना जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में जिस तरीके के हालात रहे हैं, उसके बाद अब फिर से स्कूलों को जो है आज से 9वीं से 12वीं के जो स्कूल हैं दिल्ली में वो खोले गए हैं। इस वक्त हम राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय के बाहर मौजूद है। हालांकि स्कूल जो है वो लग चुका है, तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत यहाँ पर जो बच्चे हैं और पेरेंट्स जो है खुद उनको यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आए थे। खुद इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सत्यवान जी, वो भी हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ कोविड की गाइडलाइंस के तहत जो स्कूल शुरू किए गए। सत्यवान जी, पहला सवाल, आज से फिर से स्कूल खुले हैं, कितने बच्चे आपके स्कूल में आज आए हैं और क्या कुछ आपने गाइडलाइंस रखी हैं? गाइडलाइंस जो भी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस आई थी और DDMA की जो गाइडलाइंस थी उनको हम अक्षरश फॉलो कर रहे हैं, और उसी के तहत हमने 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड किए थे सभी बच्चों के लिए कि उसी प्रोटोकॉल को मतलब आपको फॉलो करना है, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे। अच्छा, इस बार DDMA ने अभी, क्योंकि जो नर्सरी से 8वीं तक की क्लास के बच्चे हैं उनको 14 फेब से आना होगा, लेकिन आज से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आना शुरू हो गए। इसके अलावा जो नई गाइडलाइंस रखी गई उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जितने भी जो टीचर्स आएंगे वो डबल वैक्सीनेशन होने चाहिए। इसका आप कैसे, किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं? डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस थी और उसके तहत इस स्कूल का 100% स्टाफ डबल डोज के साथ वैक्सीनेटेड है। करीब 2 महीने पहले ही वैक्सीनेटेड हो चुका है, तो पूरा स्टाफ है। और इसके साथ मैं एक और अच्छी बात बताऊं कि जो 14 to 18 ईयर्स के बच्चे थे वो मोर देन 86% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं फर्स्ट डोज के साथ, जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं गेट पर देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं तो क्या यहीं पर उनका थर्मल स्कैनिंग जो है वो की
जो प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज की प्रॉपर अरेंजमेंट है यहाँ पर, बिना उसके बच्चा जा ही नहीं सकता। मास्क के साथ अगर कोई बच्चा किसी कारणवश मास्क भूल आता है तो वो उसकी भी व्यवस्था हमने की हुई है कि उस बच्चे को मास्क हम प्रोवाइड कराएं। अच्छा, आज पहला दिन है स्कूल अगर खुले हैं, कोविड की तीसरी लहर के बाद बात करें तो कितने बच्चे आपके स्कूल में आज मौजूद रहे और क्या बच्चों के चेहरे पर क्या वो जो डर था वो आज खत्म होता हुआ दिखाई दिया? हाँ, नहीं, डर तो नहीं है, बच्चों में उत्सुकता है क्योंकि बच्चे 9 to 12 क्लास के हैं और ये क्लासेज ऐसी हैं कि इनके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, तो बच्चे उत्सुक हैं और पूरे जोश खरोश के साथ में बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो नमिता, आपने सुना बच्चे काफी उत्साहित हैं, उनको लग रहा था कि भाई ऑफलाइन का जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं है। जब स्कूल में आ पाएंगे, तमाम उनके दोस्त मिलते हैं, उनके साथ पढ़ाई करते हैं और फेस टू फेस सवाल पूछते हैं अपने टीचर से, वो माहौल उनको नहीं मिल रहा था वहां पे। अच्छा, एक चुनौती ये भी है, प्रिंसिपल साहब से पूछिए कि कुछ जो है परिजन अभी भी चाहते हैं, उनको अंदर डर है कि वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था अभी भी कराई जाए, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल अंजनी, मेरा वही सवाल था, मैं वही बात प्रिंसिपल सर से पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी भी कुछ पेरेंट्स के मन में डर है, वो अपने बच्चों को स्कूल फिजिकली तौर पर नहीं भेजना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से उनके बच्चे सही पढ़ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा विकल्प अभी भी रखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू रहेंगे? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प है उन बच्चों के लिए जो उन बच्चों के पेरेंट्स उनको स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं किसी डर की वजह से, तो उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है कि अगर ऐसे बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको किसी भी टाइम हमारे टीचर्स क्लास में। अच्छा, आपको लगता है कि फिजिकली तौर पर जब स्कूल बंद हो गए थे तो उससे बच्चों का जो सिलेबस है वो कितना पीछे चला गया होगा फिलहाल? नहीं, बच्चों का सिलेबस पीछे नहीं गया है, मैं इसी स्कूल की बात कर रहा हूँ, अपने स्कूल की, पर हमारे यहाँ बिल्कुल रेगुलर टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और अभी मेरी बात हुई थी सुबह मॉर्निंग में, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। एक सवाल होगा, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अपने घर से खाना लाना होगा, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं शिक्षा से जुड़ी हुई उनको किसी बच्चे से शेयर नहीं कर सकते हैं, इसका कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे क्लासरूम? ये सारी SOP हमने हर बच्चे को भिजवा रखी हैं कि कोई भी बच्चा अपना खाना शेयर नहीं करेगा, पानी बोतल शेयर नहीं करेगा। चलिए नमित, स्कूल की पूरी तैयारी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के नमित आपका। चलिए आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, अब सियासत की बात करते हैं। यूपी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली फिजिकल रैली करेंगे बिजनौर में। जन चौपाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान 1000 लोग इस रैली में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार फिजिकल रैली करेंगे। वो खुद बिजनौर पहुंचेंगे और यहां पर उनका कार्यक्रम होगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद बिजनौर पहुंचेंगे, यहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले वो वर्चुअल रैली कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद पहुंच रहे हैं बिजनौर। इसके अलावा तमाम और भी दिग्गज हैं मैदान में। और लखनऊ से हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर, देखिए, अब पहले चरण के चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा, कल से जो है चुनाव प्रचार की प्रक्रिया थम जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद फिजिकल उतर रहे हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई बहुत आसान नहीं है पश्चिमी यूपी में? देखिए, लड़ाई किसी भी चुनाव में हो अंजनी, कभी आसान नहीं होती। रूलिंग पार्टी के सामने चुनौती रहती है कि वो किस तरीके से कमबैक करे और दूसरी तरफ विपक्षियों के सामने चुनौती रहती है कि वो वापस कैसे सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर पहुंच रहे हैं आज फिजिकल रैली में, जैसा आपने बताया कि वो शिरकत करेंगे। 1000 लोगों की गाइडलाइन दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से और कुछ रिलैक्सेशन लगातार चुनाव आयोग की तरफ से दिए जा रहे हैं इन चुनावी कार्यक्रमों को लेकर के। प्रधानमंत्री जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली को संबोधित करेंगे उसका निश्चित रूप से व्यापक असर पड़ेगा। इन 1000 लोगों में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, कुछ समर्थक होंगे और चूंकि इन्होंने पन्ना प्रमुख तक अपने कैडर को, अपने संगठन को पहुंचाया है, इस लिहाज से समझा जा सकता है कि इन 1000 लोगों में भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को भी बुलाया जा रहा है, दरअसल जिनके ऊपर वोटिंग के दौरान ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो लोगों को घरों से निकालें और पोलिंग बूथ तक लेकर के आए। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जो कद है, जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता है, उससे वो एक व्यापक प्रभाव डालते हैं। और आज केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका भी बरेली का दौरा है। जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी
शाहजहांपुर, बरेली, माफ कीजिएगा, इनका दौरा है। तो इस तरीके से अलग अलग नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जमावड़ा लगा हुआ है और अपनी अपनी तरह से ये जनता को, कार्यकर्ताओं को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में प्रदेश में और बीते 8 साल में देश में जो काम किए हैं उसके आधार पर वो वोट दें। ठीक है, तो आपने बताया कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिव हैं, कल भी परसों भी लगातार वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शाहजहांपुर में आज उनका कार्यक्रम है, 12 बजे वो कटरा पहुंचेंगे, रामलीला मैदान में उनकी जनसभा होगी और बुलंदशहर में भी उनका कार्यक्रम है। तो राजनाथ सिंह लगातार एक्टिव मोड में है। हम देख रहे हैं शेखर भाई कि राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह थोड़ा सा उत्तराखंड बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं, लेकिन 2-3 ये बड़े नेता इन्होंने यूपी में डेरा डाल रखा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। न सिर्फ डेरा डाल रखा है बल्कि ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जो क्षेत्र जिनको बांटे गए हैं उसको लेकर के लगातार सचेत हैं और उन जगहों पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पार्टी का जो जीतने का सिलसिला है वो किसी भी हाल में न टूटे। देखिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर 403 विधानसभा की सीटें हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी ने जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है उसके आधार पर बड़ी मदद उसको मिली है उत्तर प्रदेश से केंद्र में सत्ता की भागीदारी या सत्ता तक पहुंचने में। इस लिहाज से आगे आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसे देखते हुए पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है और उसने अपने स्टार प्रचारकों को न सिर्फ मैदान में उतार रखा है बल्कि क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंप रखी है कि आप जाइए और अपने अपने समर्थकों के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये सुनिश्चित कीजिए कि विपक्ष की तमाम जो योजनाएं हैं, जो विपक्ष की तमाम रणनीति है, उसको धराशायी करते हुए किस तरीके से बीजेपी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता रहे, इसे सुनिश्चित किया जा सके। अंजनी? हाँ बिल्कुल। और शेखर जी देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी कमान संभाल रखी है। आज फिर वो पश्चिमी यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में उनकी जनसभा होगी। तो यानी अब शेखर जी ये माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन लोगों के बाद स्टार कैंपेनर के रूप में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। न सिर्फ यूपी, बाकी हमने देखा कि बाकी राज्यों में चुनाव होता है वहां पर वो जाते हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चुनाव प्रचार का दौरा है वो मुख्यमंत्री योगी का ही होता है यूपी में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 5 वर्षों में जो काम किया है उसको लेकर के जनता के बीच में वो सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। चुनाव का मौका है तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो अगले सीएम फेस हैं एक बार फिर से। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके नामांकन के समय जिस तरीके से गोरखपुर में मौजूद थे, ये बताने के लिए, संदेश देने के लिए काफी है कि कहीं किसी तरीके का कोई चेहरे को लेकर के विवाद नहीं है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे हैं। इसके अलावा बीते 5 साल में उन्होंने गांव-गांव जाकर के चौपाल लगाई है, लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। कुछ जातिवाद के आरोप जरूर लगे, विपक्ष की तरफ से लगातार हमला भी बोला गया, ये भी कहा गया कि ये ब्राह्मण विरोधी है, ये ठाकुरवाद की राजनीति है, वगैरह वगैरह। लेकिन बीते 2 वर्षों में, 3 वर्षों में जिस तरीके से कोविड के दौरान योगी आदित्यनाथ ने काम किया, इसके अलावा जो जन लोकप्रिय योजनाएं हैं, केंद्र की हो या राज्य की हो, उसे जिस तरीके से निष्पक्ष भाव से लागू किया है, उसे लेकर लोगों के बीच में भी उनका एक बड़ा समर्थन है। उसको लेकर के लोगों के बीच में शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है। चुनाव जुड़ी आज की बड़ी खबर बता दें, आज उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:30 बजे विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये लाइव कार्यक्रम होगा, जिसमें देहरादून, हरिद्वार के जो मतदाता हैं उनके साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली संबोधित करेंगे देहरादून और हरिद्वार के मतदाताओं से, उनका संवाद का कार्यक्रम होगा और उत्तराखंड में उनका वर्चुअल कार्यक्रम है। करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और उत्तराखंड के लोगों से संवाद करेंगे और उत्तराखंड की जनता से बीजेपी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा, संबोधित करेंगे वो और कार्यकर्ताओं से और जो मतदाता हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। उत्तराखंड के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं।